हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर हिंदी की क्लास लेंगे, जो कि क्लास हमारी ये दूसरी है। हमने हिंदी की एक क्लास ली थी, सिलेबस आपको शेयर किया है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख लीजिए। आपको सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी, ठीक है। आप शालिनी डेट क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम आराम से सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, रिजल्ट आपके प्रैक्टिकल के बाद ही आएंगे। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट जून या जुलाई में देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये रही बात की बात, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और, जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनका बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी फैमिली में। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कुछ चेंजेस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, पुराने जितने भी वीडियोस हैं सब में आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से ज्वाइन करिए। सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मैं प्रॉपर दूंगी, ये मेरी गारंटी। लेकिन आपको अपना रिवीजन भी करना होगा, नोट्स भी बनानी होंगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हम पहला चैप्टर अपना देख रहे थे, हमने जहाँ तक किया था अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहानी के दोष और कहानी के जो उद्देश्य थे वो सारी चीज़ें बताई थी, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताई थी। अब बारी है जो नया टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया, अभी हमारा चैप्टर पहला ही चल रहा है, ठीक। लोक कथा का अर्थ एवं परिभाषा। लोक कथा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, हमको उसकी मीनिंग और डेफिनेशन दोनों देखनी है। पहले हम समझते हैं लोक कथा। लोक कथा शब्द जो है वो लोक एवं कथा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोक कथा शब्द लोक एवं कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें लोक उस साधारण जन समूह के लिए, ये लोक का मतलब क्या है, एक साधारण सा जन समूह, ठीक है। एक साधारण सा जन समूह के लिए इंडिकेट किया गया है, एक साधारण सा जन समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जो परंपरागत रीति नीति के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। जो क्या करते हैं, परंपरागत रीति नीति के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, ठीक है। जो लोक शब्द दिया गया था उसके रेफरेंस में यह बात कही गई है। लोक कथा या लोक वार्ता किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं जो कथाओं और कहावतों, चुटकुलों आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्ति होता है। क्या बात कही जा रही है यह समझते हैं। लोक कथा या लोक वार्ता किसी मानव समूह की उस साझी अभिव्यक्ति को कहते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है कि अपनी बात को रखना, अपने मन के विचार को, सोच को सामने लाना, प्रकट करना, जो कि कथाओं के रूप में, कहावतों के रूप में, चुटकुलों के आदि अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी बात, कोई भी दिक्कत, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक कथा से आप क्या समझते हैं, लोक कथा का अर्थ क्या है, लोक कथा की दो परिभाषा लिखिए। तो आपको लोक कथा से प्रश्न ऐसे पूछने को मिलेगा, देखने को आएगा, ठीक है। आगे चलें, क्या कोई प्रॉब्लम किसी को है? चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ बातें और है या समझते हैं। इसके अलावा लोक कथा में उस मानव समूह की लोक कलाएं, लोक वस्तु, लोक गीत, लोक उत्सव आदि सब कुछ आ जाते हैं। इसके अलावा लोक वार्ता में जो मानव समूह है, जो मानव का जाति है, जो मानव का एक ग्रुप है, उसमें उनकी लोक कलाएं जितनी भी हैं, लोक वस्तु जितना भी है, और उनका जो लोकगीत है, लोक उत्सव, वो सारे कुछ सब कुछ आ जाते हैं जो एक जन समूह में आयोजित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। लोग उसमें अपना मनोरंजन भी करते हैं, उसमें मतलब आनंद का महसूस करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लोगों के द्वारा कही गई कथाएं लोक कथाएं होती हैं, जो लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, कहते हैं ना, किंवदंती करते हैं, कटबैठी करते हैं, तमाम चीज़ें, ठीक है। लोगों के द्वारा कही गई जो कथाएं हैं वो लोक कथाएं होती हैं एक प्रकार से। चले आगे, अब आपको लोक कथाओं की विशेषताओं के बारे में है, यह भी समझते हैं क्या है। आपके सिलेबस में लोक कथा का एक टॉपिक दिया था, उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि टॉपिक है तो रिलेटेड चीज़ें ज़रूर आने की चांसेस रहती हैं, ठीक है। देखिए, लोक कथा की विशेषताएं क्या है यह समझते हैं, ठीक। पहली विशेषता, लोक कथा में प्रेम का अलौकिक पुट स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जी हाँ, बहुत सही बात है।
लोक कथाएं ऐसी होती हैं जो लोगों के द्वारा कही जाती हैं, एक मुंह से दूसरे मुंह फैलते 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 ये विख्यात हो जाती हैं। ये प्रेम का एक ऐसा अलौकिक पुट होता है जो स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि किसी के बात के लिए, किसी बात पर कोई चीज़ें एक लोक कथा के रूप में प्रचलित हो जाती हैं, जो हर इंसान के जबान पर, हर इंसान के मुंह पर बैठी होती है। ठीक है, आगे चले। ये एक प्रेम का आप कह सकते हैं एक ऐसा रूप ले आके आपके सामने प्रकट करता है जिससे आनंद की अनुभूति भी होती है, चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। नेक्स्ट, दूसरा है लोक कथा में लोक की उद्गम लालसा एवं उमंग की कुंठित अभिव्यक्ति होती है। लोक कथा में लोक की जो उद्गम लालसा है और उसमें जो उमंग है वो उसकी कुंठित अभिव्यक्ति होती है। लोगों में लालसा भरी हुई है, उमंग भरा हुआ है। लोक कथाएं ऐसे ही तो प्रचलित होती है, लोग बैठते हैं, चार लोग बैठे, किसी बात पे कोई बात चली और बस ऐसे ही बातों बातों में चीज़ें निकल गई, बातों बातों में एक लाइन बन गई, बातों बातों में एक कथा प्रचलित हो गई। इसी टाइप से उसमें उमंग, लालसा, लोग अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी लालसा को, अपने मन में जो उमड़ रही उमंग है उसको रूप देने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ऐसी बहुत सारी कथाओं का निर्माता करते हैं या निर्माण करते हैं। ठीक है। तीसरा, मानव की वृत्तियों का साहचर्य लोक कथा में बड़ी सरलता से देखा जाता है। जो मानव की वृत्तियां हैं, मानव की वृत्तियों का जो साहचर्य है, जो उनका साहस है, उनका संघर्ष है और भी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड है, मानव जाति के समूह से रिलेटेड है, मानव जाति के पूरे परिवेश से रिलेटेड है, वो लोक कथाएं बड़ी सरलता से देखने को मिलती हैं, उन जगह पे देखने को मिलती हैं, बहुत विभिन्न विचित्र तरीके से देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग बातें मिलती हैं। ठीक है। लोक कथा मंगल कामना की भावना से परिपूर्ण होती है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो लोगों के द्वारा विख्यात हुई हैं, प्रचलित हुई हैं, उनमें मंगल कामना का भी भाव एकदम परिपूर्ण रहता है। ये नहीं कि कटाक्ष होगा, व्यंग होगा, यही जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको उसमें प्रेम का भाव भी दिखेगा। ठीक, 4 पॉइंट हो गए विशेषता के रूप में। और भी देखते हैं। लोक कथा का अंत जो होता है बहुत ही सुखांत होता है, क्योंकि किसी बात पर अगर चर्चा हो रही है, वहाँ पे कोई कथा का निर्माण हुआ, तो वो चीज़ें जो है जब ख़त्म होती हैं तो एक सुखांत रूप लेकर समाप्त होती हैं। वहाँ का जो माहौल रहता है वो एक सुख में हो जाता है। कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। ये बात क्यों कही गई है? चाहे आगे आपको कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन लास्ट में अगर आपका रिजल्ट बेनिफिशियल है, आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई है, तो यही कहा था, अरे चलो जो भी हुआ सो अच्छा हुआ, अंत भला तो सब भला। ठीक है। 6 पॉइंट, लोक कथाओं में रहस्य, रोमांच एवं लौकिकता का एक समान रूप से झलकती है। लोक कथाओं में देखा जाता है कि उनकी कथाएं रहस्य से पूर्ण रहती हैं। ठीक है, उसमें रहस्य से भरी कहानियां हैं, रहस्य से भरी कथाएं हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, रोमांच की चीज़ें उसमें भरी हुई हैं। लौकिकता का एक रूप उसमें लौकिकता की एक झलक उसमें प्रदर्शित होती है कि हाँ, ये कथाएं लौकिकता में आगे हैं, रोमांस में आगे हैं, रहस्य में आगे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे कथाओं से, मुहावरों से, लोकोक्तियों से ही पता चलती है कि इसके लिए ये चीज़ है, ऐसा इसके लिए उचित है, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं या अपना एक रूप प्रदर्शित करती, बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है। 6 पॉइंट मैंने आपको लोक कथा की विशेषता के रूप में बताए। आपको 3 ही याद रखने होंगे। अगर पूछता है तो आप 3, 2, 5 जो भी आपको याद रहे आप अपने हिसाब से बनाकर अच्छे से अच्छा आंसर राइट कर सकते हैं। चले आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे दिया गया है, ये भी समझ लेते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है कहानी और लोक कथा में अंतर क्या होता है। कहानी मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें, विशेषता, गुण, अवगुण, दोष वगैरह, विधि, सब कुछ बताया। ठीक, अब मैं आपको लोक कथा भी बता दी, क्या चीज़ें हैं लोक कथा के बारे में। दोनों में आपसे अंतर पूछ रहा है कि क्या अंतर है दोनों में। चलिए देखते हैं अंतर क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट है कहानी के लिए। कहानी के लिए समझते हैं, फिर हम लोक कथा देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है कहानी के लिए। कहानी त्वम शैलियों से बंधी होती है। यहाँ पे त्वम नहीं होगा, तत्व होगा। ठीक है, कहानी तत्व शैलियों में बंधी एक लिखित साहित्य गद्य रचना होती है।
आप कहानी के बारे में पॉइंट आउट करते हुए ये बात बता सकते हैं या लिख सकते हैं कि शैलियों में बंधी हुई, शैलियों में जकड़ी हुई एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती है। कैसी रचना है? तो एक साहित्यिक गद्य रचना होती है जो एक लिखित रूप में अभिव्यक्त की जाती है, लिखित रूप में बनाई जाती है, और जो शैलियों से विभिन्न विभिन्न प्रकार की शैलियाँ होती हैं। हर शैलियाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग माहौल के अलग अलग घटनाओं का वृत्तांत देती हैं, उनका एक लिखित विवरण होता है। ठीक है। दूसरा, कहानी का स्वरूप लिखित होता है। कोई कहानी मनगढ़ंत कहानी हो या वास्तविक कहानी हो या साहित्यिक कहानी हो या राजनीतिक कहानी हो या धार्मिक कहानी हो, कोई भी कहानी हो, अगर उसका रूप आपके सामने अगर आ रहा है तो वह लिखित रूप में ही अभिव्यक्त किया जाएगा। ठीक है, वरना कहानियाँ इंसान भूल जाते हैं। तो हो गया। और देखते हैं, कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित होती है। बहुत अच्छी बात कही गई है। कहानी जो होती है वो मनुष्य के जीवन से, उनकी पूरी जीवनी टाइप से कह सकते हैं कि हर एक कहानी किसी न किसी व्यक्ति के रेफरेंस में, किसी किसी जाति से, किसी समूह से, किसी घटना से, किसी का मार्मिक वर्णन, तमाम चीज़ों से संबंधित होती है। कभी कभी जीवन को बताती है, पूरे जीवन का वृत्तांत बताएगी, उनका लेखा जोखा भी बताएगी, ऐसा ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। इन्होंने एक बात बताई है कि कहानी जो है वो गद्य साहित्य की सबसे रोचक एवं लोकप्रिय, एकदम लोगों को प्रिय लगने वाली, लोगों को रोचक लगने वाली, लोगों को रहस्यपूर्ण लगने वाली एक साहित्यिक विधा है, जिसमें चीज़ों को अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है, एक घटना का मार्मिक वर्णन किया जाता है, व्याख्यान भी दिया जाता है, अच्छे से सब कुछ समझाया जाता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें किसी कहानी के रूप में इंसान को समझाई जाती है। कभी कभी किसी चीज़ से कोई चीज़ पूछना है, तभी लोग एक कहानी का रूप दे के उससे उसका मन जांचना चाहते हैं कि अच्छा इस बंदे का या इस बंदी का ऐसी कोई कहानी के रूप में या कोई बात के रूप में क्या रेफरेंस है, क्या सोच है। बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे। कहानी के बारे में ये बातें मैंने आपको बताई, आप अपने तरीके से और भी बेटर लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। चलिए देखिए, लोक कथा के बारे में क्या है। लोक कथा जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं होती हैं। जी, सॉलिड, बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, बहुत मस्त लाइन है। ठीक है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जो चीज़ें एकदम जबान पे होती है, जिसको आप बता सकते हैं, आपसे एग्जामिनर आएंगे तो ऐसे प्रश्न एक दो पूछ सकते हैं। ठीक है, लोक कथा जन साधारण, जो समान जन समूहों में, जो समान जनसंख्या में, जो समान जनता में प्रचलित हैं, विख्यात हैं, वो क्या है, दंत कथाएं होती हैं जो सबकी जुबानों पर बैठी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि वो कटाक्ष हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो व्यंग हो। ठीक है, आशीर्वाद भी होता है, ये भी बात होती है, उसमें प्यार भी होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, दया भी होती हैं। तो लोक कथा जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं होती हैं। ठीक। दूसरा, लोक कथा का स्वरूप प्रायः अंकित होता है। लोक कथा का जो रूप है वो हमेशा अंकित होता है, दिखता रहता है, समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये एक लोक कथा है। ठीक है, वो अपना एक अंकित रूप, एक छाप छोड़ते हुए जाता है कि ये चीज़ें लोक कथाएं हैं। तीसरा, लोक कथा एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहती। बहुत बढ़िया बात कही गई, ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न आता है तो आप ये बातें ज़रूर लिखिएगा। लोक कथा एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहती, क्योंकि ये सबके मुंह पर बैठी हुई होती हैं और ये एकदम कहते हैं ना कि बातें आग की तरह फैलती हैं, एकदम सर से फैलती हैं। तो यही बात कही जा रही है कि अगर लोक कथाएं जीवित हैं तो लोगों ने यह कथा बनाई, लोगों ने यह कथा कही, और यह एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे, फैलती 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 गई, और आज लोक कथाएं, लोकोक्तियाँ बच्चों के एग्जाम में भी आने लगी हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से सुनकर ही जीवित रहती हैं। ठीक, आगे चलें। लोक कथा से आधुनिक कहानी विधा का उद्गम हुआ है। लोक कथा से ही आधुनिक कहानियाँ जो हैं उनका उद्गम हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कि अब जैसे आप कोई मैटर लिखिए या कोई चीज़ निबंध लिखिए, तो आप जैसे निबंध लिख रहे हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, तो बहुत सारी आप उसमें जो है मुहावरे डाल देते हैं उदाहरण के रूप में, बहुत सारी आप उसमें जो है लोकोक्तियाँ डाल देते हैं,
बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इंडिकेट करके अपने निबंध को एक अच्छा रूप देने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि लोक कथा से आधुनिक कहानियाँ विधा का उद्गम हुआ। आज की जो ये आधुनिक कहानियाँ बन रही हैं, इनकी विधाओं की रचना भी लोक कथा से ही निर्मित हो रही है। ठीक है। दूसरा, फिर देखिए नहीं, वर्तमान समय आज के समय में लोक कथाओं का संकलन, उनका प्रकाशन क्या है। लोक कथाओं का अब संकलन, अभी तक तो क्या था कि ये लोगों के द्वारा ही सुन सुनकर जीवित थी, एक मुंह से दूसरे मुंह फैलती गई और लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हुआ, लोग इसको लोक कथा का नाम देने लगे, कथाओं के रूप में विख्यात हो गई। लेकिन आज इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इन कथाओं का संकलन किया जा रहा है, इनका प्रकाशन किया जा रहा है। ठीक है। लिखित रूप में इसको अभिव्यक्त किया जा रहा है, लिखित रूप में इसको एक सम्मान दिया जा रहा है। जो लोगों के मुंह से जीवित थी, सुन सुनकर जीवित थी, अब इनको एक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा, अब एक नया पॉइंट है। आपका लोक कथा का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब कुछ नया देखते हैं, नया पॉइंट नेक्स्ट। ठीक है, क्या है देखते। रोचक प्रसंग श्रवण। रोचक प्रसंग श्रवण आपके सिलेबस में दिया है, सिलेबस से बाहर कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगी। देखते हैं क्या है। चर्चा के लिए जब किसी विषय वस्तु को तैयार किया जाता है, चर्चा चल रही, डिस्कशन चल रहा है, उसके लिए जब किसी विषय वस्तु को, किसी मैटर को, किसी तत्व को, किसी चीज़ों को तैयार किया जाता है तो पहले उसकी सूक्ष्म व्याख्या होती है। पहले उसका एक छोटा सा व्याख्या कर लिया जाता है, ऐसा 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 है, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। इसी सूक्ष्म व्याख्या को प्रसंग कहते हैं। यही जो छोटी सी व्याख्या है, जो एक बड़ा विशाल रूप जो 3-4 घंटे में पूरा होगा, उसको आपने 5 मिनट में पूरा कर दिया, यही प्रसंग होता है। यही प्रसंग, एक बड़ी सी घटना को एक लाइन में कह देना, ठीक है, एक लाइन में उसको अभिव्यक्त कर देना, ये प्रसंग का एक रूप होता है। ठीक है। रोचक प्रसंग एक महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है। रोचक प्रसंग जो होता है, जो मन को अच्छा लगता है, वह प्रसंग एक महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। लोग चीज़ें सुनते वही हैं जो उनको सुनने में प्रिय लगती है, जो सुनने में उनको हितकर लगती है, देखते वही जिनसे उनको कुछ आनंद आता है, सीखने को मिलता है। ठीक है। आगे बढ़े, क्या कोई प्रॉब्लम अगर आप सभी में से किसी को भी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है रोचक प्रसंग के एक टॉपिक का सब टॉपिक, समझते हैं क्या है। रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य क्या हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यह समझते हैं। ठीक है। अपनी बात या पाठ विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंग को सुनना या सुनाना पड़ता है। आप अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, अपने पाठ विषय को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें कुछ ऐसे रोचक प्रसंग को उसके अंतर्गत डालेंगे, उसके अंतर्गत रखेंगे कि जिससे वो चीज़ें सुनने में रोचक लगेंगी। जैसे हास्य सम्मेलन होता है, कवि का सम्मेलन होता है, कहानियाँ बताते हैं। ठीक है। लेकिन कहानियों के रूप में ऐसा ऐसा वृत्तांत, ऐसा ऐसा वर्णन किया जाता है जो एक जीवन की दशा को बताते हैं, लेकिन वो इतना मतलब हास्य रूप में आपको समझाते हैं कि वो एक अलग ही आनंद आपको देता है। कभी आप सुनिए तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है। वही बात यहाँ पे है कि अपनी बात या पाठ विषय को स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंग को सुनाना व सुनना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक। दूसरा, नीरस पाठ को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। कोई पाठ है, कोई चीज़ है, कोई एक पाठ है, उस पाठ्य वस्तु है, उसको समझाना है, उसको बताना है, आप उसमें ऐसे रोचक प्रसंग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कथाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग उसमें डाल सकते हैं कि वो इतना नीरस और इतना रुचिकरपूर्ण लगेगा कि हर बच्चा ध्यान देकर उस चीज़ को सुनेगा, और आप उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को आसान तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, उसकी तरफ अग्रसित कर सकते हैं। ठीक है। चले आगे, 2 पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों की श्रवण, सुनने की और स्मरण की जो प्रवृत्ति है, याद करने की जो एक शक्ति है, में विकास करने के लिए रोचक प्रसंग का प्रयोग किया जाता है। रोचक प्रसंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। एक शिक्षक, एक टीचर अपनी क्लास पे कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि वो इतना रुचिकर पूर्ण हो जाए कि बच्चे मनोरंजन के साथ ध्यान लगाकर चीज़ों को सुने
और याद भी रखें, ध्यान से सुने, तो उसके लिए उस शिक्षक को अपने उन कहानी में या क्लास में या पाठ्यवस्तु को समझाते समय कुछ ऐसे प्रसंगों को उसमें डालना होगा, उनका प्रयोग करना होगा, जिससे बच्चे उनके साथ जुड़कर उस बात को ध्यान से सुने और उसमें अपनी अभिव्यक्ति को भी जाहिर करें। ठीक है। छात्रों में बहुविधि ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में अलग अलग तरीकों से बहुत अलग अलग विधियों का, बहुत विभिन्न प्रकार की विधियों का उनके अंदर ऐसा उद्गम ले आना, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति के लिए विकास करवाना, जिससे वो अग्रसर रहें, हमेशा आगे की तरफ बढ़ें, सीखें। ठीक है। नेक्स्ट, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, उनके अंदर जो उनकी एबिलिटी है, उनके अंदर जो उनकी योग्यता छिपी हुई है, उनको निखारना, उनको एक रूप देना, उनको एक रास्ता दिखाना, उनको उनका विकास करना। ठीक है। आप ये सारी बातें, ये सारे फैक्टर, ये सारे कंपोनेंट आप अच्छे से अंतर के रूप में, विशेषता के रूप में, गुण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टॉपिक और है, यह भी समझते हैं। समाज, परिवेश एवं अनुभवों पर परिचर्चा आपके सिलेबस में दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। परिचर्चा शिक्षण की विशेषताएं क्या है, हम यह समझते हैं। चलिए देखते हैं। इससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। जी हाँ, परिचर्चा कोई एक मुद्दा है, आप उस मुद्दे पे 5 लोगों को बैठाए हुए हैं। ठीक है। 5 बंदे अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, 5 बंदे अपनी अपनी बात को समझा रहे हैं। कोई टॉपिक है तो 5 दिमाग लगा, एक सोल्यूशन में 5 दिमाग लग रहा है। ठीक है। सोल्यूशन तो एक ही निकलेगा, एक ही बड़ा सोल्यूशन निकाला जाएगा तो सस्ता, टिकाऊ सब कुछ होगा, लेकिन सबों ने अपनी राय दी तो 5 सोल्यूशन तो मिला। तर्क शक्ति का विकास हुआ, बच्चों की तर्क शक्ति की क्षमता भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो परिचर्चा शिक्षण का यही एक उद्देश्य होता है। विशेषताओं के रूप में आपसे पूछ सकते हैं, या परिचर्चा क्या है ऐसा पूछ सकता है, तो आप यह सारी बातें लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है, यह विषय वस्तु का चयन करना सिखाती है। यह आपको किस टॉपिक पे परिचर्चा करनी है या करवाना है, ये पॉइंट टीचर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा कि वो टॉपिक देते हैं कि आपको आज की शाम की क्लास में, तब की क्लास में आपको इस टॉपिक पे परिचर्चा करनी है। अपनी अपनी बातों को तो विषय वस्तु का चयन करना भी सिखाया जाएगा। यह रीति व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर होती है। यह एक ऐसी रीति है जो अलग अलग इंडिविजुअल्स पर निर्भर होती, अलग अलग क्षमताओं पर निर्भर होती, क्योंकि परिचर्चा में जितने लोग बैठेंगे वो अपनी अपनी बातों को उसी मुद्दे पर, एक ही टॉपिक पर अपनी बात को रखेंगे, तो अलग अलग विभिन्नताओं पर निर्भर होती है। नेक्स्ट, इससे छात्रों में सहयोगिता की पूर्ण प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। इससे क्या होता है कि ऐसे कह दिया गया कि आज इतने बजे वाली क्लास में एक टॉपिक पे परिचर्चा होगी, डिबेट होगा, और जो बढ़िया अच्छा आंसर करेगा या जो अच्छे से अपनी बात को बताएगा या अपने विचार को रखेगा, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। तो कंपटीशन की भावना पैदा हुई कि नहीं हुई। ठीक है। तो सहयोगिता की भी भावना, एक ग्रुप में बांट दिया गया तो सहयोग की हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट तुम बोलना, ये पॉइंट हम, ये बात हम। ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर है, परिचर्चा के लिए समूह का होना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है। आप परिचर्चा करेंगे क्या, अकेले और मिरर के सामने? जी नहीं, 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग होना बहुत ज़रूरी है। यह समूह छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अकेले में परिचर्चा नहीं होती। नेक्स्ट, परिचर्चा में सभी सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर परिचर्चा हो रही है तो सभी लोगों का उपस्थित होना उस जगह पर बहुत ज़रूरी है। इसमें मौखिक रूप में विचारों का आदान प्रदान होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप अपने विचारों का, अपनी अभिव्यक्ति को आप बोलकर मौखिक रूप से सामने ले आते हैं। ठीक है। परिचर्चा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखकर हमेशा करनी भी चाहिए, करवानी भी चाहिए कि क्या हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसका कोई एम है, उसका कोई लक्ष्य है, कोई उसका उद्देश्य है, कि हम फर्जी ही बात कर रहे हैं, एवं ही हम बात कर रहे हैं? जी नहीं, परिचर्चा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और समूह के प्रत्येक सदस्य को उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। हर एक बंदे को ये बात पता होनी चाहिए कि हम ये जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ पे जाना है, जिसके लिए हम आज अपना सर फोड़ रहे हैं। आपको अपना जो प्राइमरी में जाना है उसके लिए आप जो अपनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ सबको पता है। जो बच्चा इस समय सेकेंड सेमेस्टर में है, जो मेरी क्लास को सुन रहा है, सुन रही है, जो भी आप सब सुन रहे हैं, आप सभी को बात पता है कि आपका उद्देश्य आपका प्राइमरी में टीचर का बनना सब कुछ गोल है।
तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी आप उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को, कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल क्यों देती हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद रहे और आप अच्छे से आंसर राइट कर सके। ठीक है, वास्तविकता की चीज़ें आपको लिखने में, समझने में हमेशा याद रहेंगी। आपको किताबी चीज़ें याद करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। सिर्फ किताब और नोट्स आपको एक गाइडलाइन दिखाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, बस हल्का समय रिवाइज करना होता है, कुछ शब्दों का वहाँ से चयन करना होता है जिसको हम अपने कॉपी में लिख कर आते हैं। समझ में आई बात? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं, परिचर्चा क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ती है। जी हाँ, क्रमबद्ध, ये चीज़ बहुत स्टेप है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप कोई मुद्दे पे बात कर रहे हो और बिना सर पैर की बात करके आप डायरेक्ट उत्तर पहुंच जाओ। कोई आपको कोई बात बोल रहा है कि अच्छा ये कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, और कोई बोल रहा है ना हुआ तो, फिर कोई बोला अच्छा हो गया तो, फिर वो बोला अच्छा ये करने के बाद फिर ना हुआ तो क्या हुआ? आप हर एक चीज़ को क्रम में करिए। अच्छा ये सॉल्व हुआ, इसके बाद ये, फिर ये सॉल्व हुआ, इसके बाद ये, तभी आप धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए और भी बातें हैं, ये भी देखते हैं। समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, जितने भी पहलू हैं, जितने भी स्तर हैं, जितनी भी समस्या है, उन पर अपने अपने विचार करने के बाद उसके समाधान संबंधी निर्णय पर पहुंचा जाता है। इसके द्वारा, परिचर्चा के द्वारा आप हर एक पहलू पर अपने विचार को रखते हैं और अंतोगत लास्ट में आप उस निर्णय तक आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको विशेषता के रूप में, परिचर्चा के मुद्दे के रूप में, परिचर्चा क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें, मैंने सब आपको एक में ही बताया। अगर आपसे अराइज होता है ये टॉपिक सिलेबस में था इसलिए करवाया, अगर पूछता है तो आपको जो भी बातें अच्छी लगे, याद रहे, वो आप अपने तरीके से बढ़िया आंसर राइट करके आइएगा। चलें आगे, देखते हैं। अब यहाँ पे है परिचर्चा के विषय, ये भी आपके सिलेबस में इंडिकेट करके दिया है, इसीलिए मैंने आपके सिलेबस में एक्चुअल जो बातें दी हैं वो ये दी हैं। लेकिन ये बात आपको तब समझ में आती जब वो ऊपर वाली आप जब परिचर्चा की विशेषता पढ़ के आए कि क्या मुद्दा है, क्या मतलब है पढ़ने का, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैंने वो आगे वाला पॉइंट आपको क्यों बताया। ठीक है, चलिए। परिवेश विषय पर आधारित परिचर्चा एक पॉइंट आपके सिलेबस में है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा क्या है और स्व अनुभव पर आधारित परिचर्चा क्या है। तीन चीज़ें यहाँ पे मेजर फैक्टर के रूप में आपके सिलेबस में दिया गया है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे पहली बात, कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, इनको भी हम ध्यान से एक एक टॉपिक को देखेंगे। परिवेश विषय पर आधारित परिचर्चा क्या है? परिवेश आप जान रहे हैं ना? ठीक है, परिवेश से तात्पर्य क्या है कि हमारे चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं, जो ऐसी घटनाएं जो हमारे चारों तरफ दिन प्रतिदिन घट रही हैं। आज की यह क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं। आज की इस क्लास को यहीं तक। आपका ये जो विषय का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, टॉपिक थोड़े बड़े हैं। फिलहाल के लिए हम ये क्लास यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये तीनों टॉपिक मैं अच्छे से आपको कवर करवाऊंगी। चलिए एक बार हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं कि आज हिंदी की दूसरी क्लास में हमने क्या चीज़ों को पढ़ा। हमारे पास वक्त बहुत है, हम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे, चीज़ों को रिवाइज भी करते अभी से चलिए। ठीक है, क्योंकि उधर एग्जाम आ जाएगा तो आप बहुत हड़बड़ाहट में परेशान हो जाएंगे। चलिए, हमने लोक कथा का अर्थ और परिभाषा देखा। ठीक है, अच्छे तरीके से उनमें कुछ बातें थी वो पढ़ा। लोक कथा की विशेषताएं क्या है वो सारे पॉइंट के हिसाब से देखा। कहानी और लोक कथा में क्या अंतर होता है ये भी हमने देखा। लोक कथा के बारे में अच्छे से जाना, कहानी हमने पहले ही पढ़ा था, आज भी कुछ पॉइंट उसमें देखे। रोचक प्रसंग श्रवण का क्या मतलब है, क्यों अच्छा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है प्रसंग, ये भी जाना हमने। फिर हमने क्या उद्देश्य है, रोचक प्रसंग श्रवण का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, क्या एम है, क्या मतलब है, ये भी हमने जाना। पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको बताया। फिर हमने परिचर्चा की शिक्षण की विशेषताएं क्या है, क्यों करना चाहिए, शिक्षण में क्या इसका लाभ हो जाएगा, समाज, परिवेश और अनुभव पर चर्चा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक पॉइंट के रूप में बनाया और वो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो परिचर्चा का विषय है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तीसरी क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सारी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते कमेंट में जरूर करते हुए जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप अपनी आईडी को लेकर सारी नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। सब कुछ मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बहुत अच्छी नोट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।